हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील करने वाले हैं अपनी रिवीजन सीरीज के साथ। ये रिवीजन सीरीज आपकी रिसर्च इन एजुकेशन की रहने वाली है पेपर 2 एजुकेशन में, जो कि आपकी यूनिट 6 है। हमने ऑलरेडी ही इसकी एक वीडियो कल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो वो जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो भी डिस्कस करेंगे वो विद द की पॉइंट करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक है उसको की पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एक मिनट। कल हम लोगों ने क्या क्या देखी थी? एजुकेशनल रिसर्च देख लिया था, और ये आपके स्कोप्स क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें देख ली थी। कल मैं एक टॉपिक आप लोग को बता रही थी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में, है ना। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में, जिसमें ये क्वालिटेटिव रही आपकी और ये रही क्वांटिटेटिव। इसमें कुछ और डिफरेंसेस हैं। ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही आपको हेल्प करेंगे। इसी वजह से मैं उसके प्रॉपर एक डिफरेंसेस मैंने निकाले हैं, वो आप लोग लिख लो। ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यहाँ पे डिस्कस हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लिख लो, कल ये चीज रह गई थी, है ना। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसके बाद हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम लोग हम लोगों ने 3 डिजाइन के बारे में यहाँ पे बात किया था, है ना। पीछे आ जाओ, कहाँ पे? एक डिस्क्रिप्टिव था, एक्सपेरिमेंटल था एंड हिस्टोरिकल था। हमारा एक्सपेरिमेंटल रह गया था, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लो कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का जो कंसेप्ट है ना, ये पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका रिसर्च का जो आता है पोर्शन पेपर 1 में और पेपर 2 में, कहीं ना कहीं इसके अराउंड वो घूमता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अलग से निकाले हैं ये पॉइंट। ठीक है, ये कल मुझे लिखवाने थे, लेकिन वो लिख नहीं पाया। ठीक है, रह गया तो आज लिख लो। ठीक है, सबसे पहले आती है इसमें पॉजिटिव। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे, अरे रुको एक सेकेंड, इसे मैं फिर से लिख देती हूँ, रुको। क्वांटिटेटिव, उम्मीद है ये वीडियोस आपको हेल्प कर पाएंगी। ठीक है, क्वांटिटेटिव में आ जाओ। सबसे पहले आता है कि आपका कि ये जो होता है पॉजिटिव, जो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, दो अप्रोच होती हैं। तो ये जो होता है क्वांटिटेटिव, ये आपकी कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है? पॉजिटिविज्म। लिख लो इसे। ठीक है, क्योंकि ये आपको पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। पॉजिटिविज्म, और ये जो है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म पे अप्रोच पे वर्क करता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, उस पे काम करता है। अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, तो पॉजिटिविज्म कहने का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी मॉडिफाई, मतलब जिस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मतलब जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहने का मतलब क्या है? कैन बी मॉडिफाई, कैन बी मॉडिफाई। ठीक है, सबसे पहली बात होगी ये पॉजिटिविज्म जो क्वांटिटेटिव होता है वो पॉजिटिविज्म अप्रोच को फॉलो करता है, जो क्वालिटेटिव होता है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच को फॉलो करता है। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव इन नेचर। कैसा होता है? डिडक्टिव, डिडक्टिव इन नेचर। अगर हम नेचर की बात करते हैं तो डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव को क्या डिडक्टिव बोले, या फिर ऑब्जेक्टिव होता है। ये चीज मैंने तो शायद कल बताई थी आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। और ये कैसा होता है? इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये कैसा होता है? ये अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लो। ठीक है, ये कैसा होता है? इंडक्टिव होता है, जहां पे सब्जेक्टिविटी आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? सब्जेक्टिविटी आती है। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है, ये भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। ये हाइपोथेटिकल, जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आती है? हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, एक मिनट, हाइपोथेटिकल रीजनिंग आती है यहाँ पे, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लिखो इसको। ठीक है, क्लियर है? ये कैसा होता है आपका? इम्पीरिको। ठीक है, मतलब यहाँ देखो, इम्पीरिको और इंडक्टिव के अभी बता रही से, लिखो इम्पीरिको, इम्पीरिको इंडक्टिव और हाइपोथेटिकल कहने का मतलब क्या है? देखो,
अगर हम इंपेरिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव में हम हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, हाइपोथेसिस को यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, इसलिए ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव होती है। और ये कैसी होती है, इंपेरिकल इंडक्टिव होती है। इस चीज का ध्यान दीजिए। इंपेरिकल कहने का मतलब है क्या, यहाँ पे हम नेचुरल सेटिंग में, रियल सेटिंग में जाकर के उस डेटा को एक्सपीरियंस करते हैं, उस फिनोमेना को हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। ये चीज मैंने कल भी बताई थी, ये रियल सेटिंग्स में होती है और ये लैबोरेटरी सेटिंग्स में होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑलरेडी थ्योरी इस्टेब्लिश्ड होती है, उस पे हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे थ्योरी जो होती है इस्टेब्लिश होती है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या होती है, इस्टेब्लिश नहीं होती है। यहाँ पे हम थ्योरी यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड होती है। कैसी होती है, ये स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। क्लियर है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हम सिर्फ की, मैंने यहाँ पे, वैसे तो देखोगे आप बुक में काफी सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने सिर्फ की पॉइंट से आपके निकाल के रखा है कि आपको ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही ये समझने में हेल्प कर पाए कि ये क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है या फिर ये क्वालिटेटिव की बात कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पे जो होता है, कोई भी पर्सनल कंसर्न नहीं होता है, ठीक है, नो पर्सनल कंसर्न, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आता है बायसनेस। यहाँ पे क्या होती है, बायसनेस नहीं आती, यहाँ पे बायसनेस नहीं आती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। ये पर्सनलाइज्ड कंसर्न होता है। ये क्या होता है, पर्सनलाइज्ड कंसर्न होता है। क्लियर है, यहाँ पे बायसनेस नहीं आती है, यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। क्लियर है। और इसके अलावा क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या होता है, इक्वल चांसेस, मतलब जो हमारी, देखो दो तरीके की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। दो तरह की सैम्पलिंग में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो वहां पे आती है एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है। कहने का मतलब है, यहाँ पे हम रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं, जहां पे इक्वल चांसेस मिलते हैं, सभी को इक्वल चांसेस होते हैं यहाँ पे। क्लियर है, इक्वल चांसेस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल चांसेस होते हैं, अनइक्वल चांसेस। इतनी बातों में कोई दिक्कत, अनइक्वल चांसेस आते हैं। और इसके अलावा यहाँ ये जो होता है, कल मैंने ये पॉइंट आपको लिखवाया भी था कि ये कॉन्टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे जो होता है, जो कॉन्टेक्स्ट जनरलाइजेशन की बात की थी, ये कॉन्टेक्चुअल जनरलाइजेशन होता है यहाँ पे। क्लियर है। अब आ जाओ, ये जो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, ठीक है। ये तो अगर पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो क्या है आपका, क्वांटिटेटिव। अगर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की हम बात करते हैं तो क्या है, ये आपका क्वालिटेटिव है। इसी में आता है जो रिव्यू लिटरेचर होता है आपका, ठीक है। अगर हम क्वांटिटेटिव के एस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे जो लिटरेचर ऑफ रिव्यू होता है, उसका रोल कैसा होता है, मेजर होता है, ठीक है। लिख लो, यहाँ पे जो रोल होता है लिटरेचर ऑफ रिव्यू का, जो लिटरेचर ऑफ रिव्यू होता है, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलो, ठीक है, उसका जो रोल होता है वो कैसा होता है, मेजर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम, अब थ्योरी है, किसी भी थ्योरी को हम पढ़ रहे तो वहां पे उसके लिटरेचर रिव्यू को तो हम पढ़ेंगे ना, है ना। तो ये चीज बोले जा रहा है। और यहाँ पे जो होता है वो माइनर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो रिव्यू लिटरेचर, मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, रोल कैसा होता है, ये माइनर होता है। ये चीज अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं, वो भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इधर आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वांट और क्वाल, ये क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसके बाद आता है, यहाँ पे जनरलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइजेशन। मैं बिल्कुल एक जस्ट नहीं, यहाँ पे मैंने निकाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे हमें एंड रिजल्ट्स मिलते हैं। कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड रिजल्ट्स मिलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग आती है, नेचुरल सेटिंग्स में होता है, ये अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। हम जो भी फिनोमेना है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो नेचुरल सेटिंग्स में होता है। और ये जो क्वांटिटेटिव होता है वो कैसे होता है, लेबोरेटरी में होता है, लेबोरेटरीज में होता है, ठीक है, कंट्रोल्ड होता है। ये कैसा होता है, कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करते हैं, ठीक है। इसी जगह हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पिक्चर फॉर्म में होता है ये, ठीक है, पिक्चर फॉर्म में हो सकता है। और किस में हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशन हो सकता है ना, ऑब्जर्व करेंगे हम, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, सिंबल्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है, सिंबल्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं।
ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव देखा जाता है। जो भी पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव, उनके पर्सपेक्टिव को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, मतलब कह सकते हैं ओवरऑल जो पार्टिसिपेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई? तो ये सिंपल से कुछ की डिफरेंसेस थे जो मैंने कल, ये पॉइंट कुछ रह गए तो वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा जो भी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप होती है, ठीक है, ये जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप है, इसमें से कौन कौन सी रिसर्च आ जाती है, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है सबको कि ये जो क्वालिटेटिव होती है, ठीक है, इसमें हम लोग अगर देखें कि कौन कौन सी रिसर्च आती है, जो आपकी केस स्टडी होती है, लिख लो इसको भी। इस वैसे मैं इसे बाद में बताती हूँ, लेकिन चलो अभी लिख लो इसको। केस स्टडी हो गई, वो इसमें आएगी। और क्या आ जाएगा आपका, ग्राउंडेड, इसको हम लोग पता है सेपरेट पढ़ेंगे भी, ठीक है, अभी आगे है आपका। ठीक है, जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो आपकी क्वालिटेटिव में आ जाएगी। और किस में आएगा आपका, जो एथनोग्राफी है ना, एथनोग्राफी या इमेनोग्राफी, ठीक है, ये सारी चीजें, नैरेटिव, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फेनोमेनोलॉजी, ठीक है, ये सारी रिसर्च है, ठीक है, आता है आपका। ठीक है, फेनोमेनोलॉजी वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ग्राउंडेड थ्योरी हो गई, फेनोमेनोलॉजी हो गई। ठीक है, तो ये सारी कुछ रिसर्चेस थी। ठीक है, एथनो नहीं लिखा हम लोगों ने, एक और है। ठीक है, मैंने, हाँ ठीक है, एथनोग्राफी, ठीक है, एक और है एथनोग्राफी। ठीक है, ये कहाँ पे आती हैं आपकी, यहाँ पे आती हैं। ठीक है, ये रिसर्चेस कहाँ पे आती हैं आपकी, ये क्वालिटेटिव के अंदर आती हैं ये सारी रिसर्च। इसमें कोई दिक्कत, उम्मीद है यहाँ तक इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये खाली सिर्फ मैंने की डिफरेंसेस बताए हैं बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो चलो फिर अपने टॉपिक पे हम लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे स्टडी डिजाइन के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो स्टडी डिजाइन होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, जहाँ पे हम लोगों ने 3 चीजों के बारे में बात की थी। ठीक है, 3 चीजें आपके जो सिलेबस है उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी हमको डिस्कस करना है, ये डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और क्या था आपका लास्ट, कासी कासी एक्सपेरिमेंटल, या फिर इसको सेमी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, कासी एक्सपेरिमेंटल। क्लियर है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है हमारी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वैसे ही समझना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, रिसर्च। ये कैसी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आपकी क्वांटिटेटिव है। कैसी है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्क्राइब करता है व्हाट विल बी when certain variable are carefully controlled और manipulated। मतलब जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं, आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आती हैं, जिसमें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो क्या हो जाता है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन भी आता है। क्या आता है आपका, रेप्लिकेशन आता है। ये बात समझ में आई कि जो अगर हम उसकी बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की, तो क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन डिस्क्राइब करता है व्हाट विल बी, क्या होगा जब सर्टेन कुछ वेरिएबल्स को जब हम केयरफुली कंट्रोल या मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, इनका जो फोकस होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इस चीज को चाहो तो लिख लो यहाँ पे, एक मिनट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये डिस्क्राइब करता है व्हाट विल बी, ठीक है, व्हाट विल बी when certain variables, when certain variables are
केयरफुली, ये लाइन ही लिख लो आप लोग, ठीक है, केयरफुली कंट्रोल और मैनिपुलेटेड, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इस चीज को डिस्क्राइब करता है कि क्या होता है जब हम किसी भी वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स, उनको कैसे हम कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट कराते हैं। अब इसी में ही आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इनका जो फोकस होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो फोकस होता है वो किसमें होता है, वेरिएबल के रिलेशनशिप पे, ठीक है। इनका फोकस किस पे होता है, जो हमारे वेरिएबल हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, उसको हम कैसे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना, कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी बात की जाती है। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है इज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल बी। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो क्या है, वो एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, या फिर एनालिसिस है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही ना कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो क्या होती है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल बी। सेंटेंस पे ध्यान देना, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी और व्हाट विल अकर, और व्हाट विल अकर, व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली, अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। अब बार बार मैं कंट्रोल की जो बोल रही हूं, तो इसका मतलब यही है कि एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है वो कैसी होती है, कंट्रोल सेटिंग्स में होती है, जहां पे हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनुपुलेट कराते हैं, वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं, रेप्लिकेट कराते हैं। अब ये जो बार बार मैं बोल रही यही सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। अगर हमको एक्सपेरिमेंटल को पहचानना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है कि जब हम किसी वेरिएबल को किसी कंट्रोल कंडीशन में जब उसको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होगा, कैसे ये होगा, है ना, तो ये कहाँ पे आता है आपका, व्हाट विल बी और व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है आपका, एक्सपेरिमेंटल में आता है। तो कंट्रोल, मैनिपुलेटेड, ऑब्जर्व, रेप्लिकेशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। ये इसके कीवर्ड्स भी हैं, बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। अब जो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें दो टाइप की हम वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, दो टाइप की वैलिडिटी की बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। एक मिनट यहीं पे लिख लो, ये वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी आती है एक टर्म, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। अब ये एक्सपेरिमेंटल जो वैलिडिटी होती है वो दो तरीके की होती है। कितनी तरीके की होती है, दो तरीके। जैसे कल हम लोग ने हिस्टोरिकल की बात की थी, उसमें हम लोग ने दो क्रिटिसिज्म की बात की, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। और दो सोर्सेज के बारे में बात की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे हैं तो क्या है, हिस्टोरिकली है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी में। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी में एक होता है इंटरनल वैलिडिटी, एक होता है इंटरनल वैलिडिटी, क्लियर है, एक होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखो जो आपका ये एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी है उसका कहने का मतलब क्या है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी है ये दो टाइप की होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। अगर हम इंटरनल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, एक लिख लो इसको, इंटरनल में आता है आपका, देखो इंटरनल कहने का मतलब क्या है, द एक्सटेंट दैट द जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको मतलब जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, मतलब उसको हम कैसे, इसको ऐसे समझ लो, जो हमारे देखो दो तरह के वेरिएबल, पहले तो ये समझ लो, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसको एक सेपरेट यहाँ पे समझ लो, जैसे यहाँ पे फिर आप इसको रिलेट कर पाओगे। जिसको पता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको दिक्कत होगी कि मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात में क्या बोल रही हूँ उसमें। ये देखो एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल की हम बात करते हैं यहाँ पे, किसमें, अगर हम इसमें बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल में। और भी होते हैं वेरिएबल, एक्सट्रेनियस होते हैं, कंफाउंडिंग होते हैं, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे देख लो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज है,
ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट है। मतलब टीचर क्या है, मतलब टीचर कोई किसी मेथड से कुछ भी पढ़ा रहे, जो कुछ भी है वो क्या है, कॉज है। और बच्चे क्या है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब टीचर ने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया है, टीचर ने जो भी टीचिंग की है, उसका इफेक्ट हम कहाँ पे देखेंगे, बच्चों पे देखेंगे। मतलब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उसका इफेक्ट हम कहाँ पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। दो तरीके की वेरिएबल में बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज, वो क्या है, कॉज है। ठीक है, टीचर क्या है, एक कॉज है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बच्चे, स्टूडेंट, जिसपे हम उसका इफेक्ट देखते हैं। टीचर जो भी मेथड से पढ़ा रहा है, उसका इफेक्ट हम किस पे देखेंगे, बच्चों पे देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उसी का इफेक्ट हम कहां पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट समझ में आए। अब आ जाओ, ये जो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं, सॉरी इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, ये है क्या। देखो इसको ऐसे लिख लो, जो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, इसको ऐसे लिख भी लो यहाँ पे। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहने का मतलब है द एक्सटेंट दैट द फैक्टर, द एक्सटेंट, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, एक्सटेंट लिख लो, फिर समझा रही हूँ इसको। दैट द फैक्टर, द एक्सटेंट दैट द फैक्टर दैट हैव बीन मैनिपुलेटेड, जो मैंने ऊपर बोला वही है, दैट हैव बीन मैनिपुलेटेड। ठीक है, मैनिपुलेटेड। अब मैनिपुलेटेड किसको करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, अभी समझा रही हूँ। एक्चुअली हैव अ जेन्युइन इफेक्ट, एक्चुअली हैव जेन्युइन इफेक्ट, जब हम लोग स्लाइड में करेंगे तो इसको पूरा वहां पे भी करेंगे, इफेक्ट ऑन द ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंस, ऑन द ऑब्जर्व्ड। ऐसे ही ये चीजें अपनी कॉपी में जो थोड़ी थोड़ी मैं लिखती हूँ, उसे आप लोग लिख भी लिया करो। अब ये ऑब्जर्व जो ये कॉन्सिक्वेंस हम किस पे देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखेंगे। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, इन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, कहने का मतलब क्या है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, इंटरनल वैलिडिटी एक वो होती है जहां पे हम ये देखते हैं जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किस एक्सटेंट तक हम क्या कर पा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जिसका हम जेन्यून इफेक्ट किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। सिंपल सी बात ये है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देखते हैं। ये हमारा इंटरनल वैलिडिटी में आता है, इसका जेन्यून इफेक्ट हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये इंटरनल वैलिडिटी में आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी में मतलब क्या, जो भी रिजल्ट आया है ना, जो भी यहाँ से जब इसको मैनिपुलेट कराते हैं उसमें एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने मैनिपुलेट किया। ठीक है, और उसका इफेक्ट कहाँ पे हमने देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को, ठीक है, इसको भी पूरा ही लिख लो ऐसे, रुको एक मिनट, यहाँ पे रिजल्ट को हम जनरलाइज करने की वैसे बात करते हैं, लेकिन आप लोग पूरा लिख लो इसको। जैसे आप लोग जब कॉपी में अगर नोट्स बना रहे होगे तो ये आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे लिखवाना क्या चाह रही थी। यहाँ पे लिख लो आप लोग। ठीक है, जैसे आगे स्लाइड में पढ़ेंगे तो आप लोग और समझ पाओगे। द डिग्री टू विच द रिजल्ट कैन बी जनरलाइज, ठीक है, कैन बी जनरलाइज्ड, ये बात हो रही है। ठीक है, टू द वाइडर पॉपुलेशन, टू द वाइडर पॉपुलेशन। क्लियर है बात, ये चीज समझ में आई। कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी एक इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जहां पे हम दो वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं, एक होता है इंटरनल वैलिडिटी, एक होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगर इंटरनल वैलिडिटी के बारे में हम बात करते हैं तो क्या होता है इंटरनल वैलिडिटी, जहां पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में, लेबोरेटरी में उसको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट कराते हैं, और उसका इफेक्ट किस पे देखते हैं, हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंटरनल वैलिडिटी। लेकिन हम एक्सटर्नल वैलिडिटी पे बात करते हैं तो जो भी रिजल्ट आया है उसे हम कितना ज्यादा जनरलाइज कर पा रहे हैं वाइडर पॉपुलेशन पे, जो हमारी बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब जो पॉपुलेशन है उस पर हम कितना ज्यादा उसको जनरलाइज कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, है ना। तो ये होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी।
क्लियर है बात। जैसे आपकी कोरोना की वैक्सीन थी, ठीक है, पहले क्या किया गया, उसको कुछ लोगों पे ही वैक्सीन को टेस्ट करके देखा गया, ठीक है, जब उसका उसने इफेक्ट देख लिया कि हाँ इससे मतलब ये कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, तो ये इंटरनल वैलिडिटी थी ना, तो कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट को उन्होंने क्या किया, वाइडर पॉपुलेशन पे अप्लाई किया। क्लियर है बात। उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब इसके बाद एक चीज आती है यहाँ पे, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आता है आपका, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे बोला जाता है जब एक्सपेरिमेंटल जो है उसको हम कंट्रोल करते हैं या फिर टाइट मतलब क्या करते हैं, मतलब इंटरनल वैलिडिटी को, इसको ऐसे लिखो यहाँ पे, लिख लो इसे, व्हेन एक्सपेरिमेंटल इसको ऐसे समझ लो, रुको एक मिनट, किधर गया, रुको, क्योंकि लाइन बहुत लंबी तो मैं पूरी नहीं लिख पा रही हूँ, ऐसे समझा दे रही हूँ आपको। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी है, इस चीज को समझ लो, ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी है ना, ये जो इंटरनल वैलिडिटी है, जब हम इसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, टाइटन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे मतलब किसी मतलब जो इंटरनल वैलिडिटी है, इसको जब हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको मैनिपुलेट कराते हैं, कंट्रोल कराते हैं, रिजल्ट के लिए जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आ जाता है, आर्टिफिशियल आ जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिचुएशन मतलब आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाता है, आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, और जो रियलिस्टिक सिचुएशन होती है, जो वो रियलिस्टिक सिचुएशन होती है, वो क्या हो जाती है, कहीं गायब हो जाती है, ठीक है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी जैसे धीरे धीरे क्या हो जाती है, एक्सटर्नल जो वैलिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज कर जाती है। ठीक, तो सिंपल सी बात इसमें ये समझो, जब भी हम एक्सपेरिमेंटल जो आपका है ना, उसको हम एक्सपेरिमेंट को हम क्या क्या करते हैं, मतलब जो इंटरनल वैलिडिटी है, ठीक है, उसको हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, जो रियलिस्टिक सिचुएशन होती है वो वहां पे क्या हो जाती है, वो कहीं गायब हो जाती है ना, वो कहीं गायब हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी है या फिर जो जनरलाइजेबिलिटी है जो हम करना चाह रहे हैं अपनी वाइडर पॉपुलेशन पे, वो वहां पे क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ठीक, तो ये जो मैंने बोला है, चाहो तो उसको अपनी कॉपी में वैसे ही लिख लो, ठीक है, यही चीज है यहाँ पे, ये पॉइंट को एक नोट बना के लिख लेना, ठीक है, इस पॉइंट को, मतलब हम जब ये है कि जब हम बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इंटरनल वैलिडिटी को, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं कि जिससे हम जो इफेक्ट उस पे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो हम इफेक्ट देखना चाहते हैं, उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा हम कंट्रोल करते हैं, टाइटन करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, आर्टिफिशियलिटी आती है, जिसकी वजह से जो रियलिस्टिक सिचुएशन होती है वो कहीं ना कहीं मतलब जो रियलिस्ट मतलब जो वास्तविक जो स्थिति होती है ना, वो प्रबल हो सकती है, और जो बाहरी वैधता या मतलब जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, वो क्या करती है, जनरलाइजेशन मतलब उसका जो मतलब उसकी वैलिडिटी रिड्यूस कर जाती है, एक्सटर्नल वाली, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जहां मैंने समझाई। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसकी 3 डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल जो आपकी रिसर्च है इसकी 3 डिजाइन है। अब वो 3 डिजाइन कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें सोलोमैनो ये सब चीजें आएंगी, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है आपकी, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल जो था, इसके जो मतलब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ठीक है, अब पहले लिख लो यहाँ पे, एक चार्ट बना लो पहले, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है, अभी बताते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है क्या, ठीक है, जिनकी 3 कैटेगरीज आती हैं, एक आती है आपकी प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी, सीधे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगी इसमें, ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, टू एक्सपेरिमेंटल, अभी हम लोग 6A पे ही चल रहे हैं, ये 6B पे नहीं पहुंचे अभी, इसके बाद 6B पे चलेंगे, कासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है, ये 3 चीजें हैं आपकी, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड कासी एक्सपेरिमेंटल। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है ना, डिजाइन से क्या मतलब है, डिजाइन से क्या मतलब, ब्लूप्रिंट, डिजाइन से क्या मतलब है,
ब्लूप्रिंट, लिख लो इस चीज को, ठीक है। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो क्या है, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोसीजर दैट इनेबल द रिसर्चर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। बात समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, इट इज द ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट किसका होगा, जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोसीजर है उसका ये क्या है, ब्लूप्रिंट है, जो रिसर्चर क्या करेगा, यूज करेगा, रिसर्चर जिसको क्या करेगा, यूज करेगा अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ये बात समझ में आई? अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए और वैलिड कंक्लूजन पे, जो वैलिड उसका कंक्लूजन होगा, ठीक है, उसको रीच करने के लिए, जिसमें वो क्या देखेगा, रिलेशनशिप देखेगा, किसके बिटवीन में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ में आई? देखो फिर से मैं बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, इट इज द ब्लूप्रिंट। ये क्या है, जो एक ब्लूप्रिंट है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है, ठीक। अब ये ब्लूप्रिंट किस चीज का है, यहाँ पे प्रोसीजर्स है। अब ये प्रोसीजर को क्या करेगा, ये कौन यूज करेगा, ये रिसर्चर यूज करेंगे। रिसर्चर किस लिए यूज करेंगे, जिससे वो अपनी हाइपोथेसिस को जो भी हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट कर पाए, जो भी उसने हाइपोथेसिस बनाई है उसको वो क्या कर पाए, टेस्ट कर पाए। अब इस हाइपोथेसिस को जब वो टेस्ट करेगा तो उस क्या होगा, वो मतलब जब हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा तो वो क्या पता कर पाएगा, कंक्लूजन को, जो भी वो कंक्लूजन देखना चाह रहा है उस कंक्लूजन को क्या, उस कंक्लूजन को पता कर पाएगा, जिससे वो बता पाएगा कि रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या फिर नहीं है। ये वाली चीज है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपको समझ में, ये जो कहानी मैंने इतनी सारी बोली है ना, अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख भी सकते हो समझने के लिए, अगर समझ में आ गया तो, ठीक। तो ये हो गया, ये चीज समझ में आई। तो अब इसको, ये जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसमें 3 कैटेगरीज आती है, एक आती है आपकी प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक आती है आपकी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक आती है आपकी कासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ज्यादातर जब लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं वहां पे ये कासी वाला यूज करते हैं, लिखा तो होता है ऊपर, आज हम लोग करते हैं वहां पे तो हम लिख देते हैं स्टार्टिंग में कि कौन सा रिसर्च यूज किया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज किया, लेकिन जब हम लोग जब अंदर पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखेंगे तो लिखा रहता है कि कासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को यहाँ पे यूज किया गया, ठीक। अब बात करते हैं जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, देखो पॉइंट में लिखो इसको, ये कैसा होता है, लीस्ट इफेक्टिव। कैसा होता है ये, लीस्ट इफेक्टिव। इसका आपको बेसिकली डिफरेंस ही पता होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा होता है, लीस्ट इफेक्टिव होता है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है तो एक्सपेरिमेंटल, लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हम यहाँ पे रैंडमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम इसको रैंडमाइजेशन कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब आ जाओ ट्रू एक्सपेरिमेंटल में। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, हम रैंडमाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, रैंडमाइजेशन भी कर सकते हैं और इसको हम कंट्रोल भी, अब इसका डिजाइन भी देखेंगे, कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब हम कासी की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, एक लेस सेटिस्फैक्ट्री डिग्री ऑफ कंट्रोल हमें प्रोवाइड करता है। ये कैसा होता है, लेस सेटिस्फैक्ट्री डिग्री ऑफ कंट्रोल हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कब, मतलब ये तभी हम यूज कर सकते हैं जब, इसको हम यूज कब कर सकते हैं, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन रैंडमाइजेशन जो है वो फीजिबल ना हो। ध्यान देना, जब रैंडमाइजेशन है वो इज नॉट फीजिबल, ठीक है, तब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 3 डिजाइन हो गई। ये बात समझ में आई कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होते हैं, इट इज द ब्लूप्रिंट, जहां पे हम 3 कैटेगरीज की बारे में बात करते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड कासी एक्सपेरिमेंटल। आगे चले, अब इसमें आता है आपका जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी है ना, और जो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी, हमने यहाँ पे जब डिस्कस किया था इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी को, तो इसके कुछ थ्रेड्स होते हैं, है ना। इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स और एक्सटर्नल वैलिडिटी के कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं, उनके नाम आप लोग लिख लो यहाँ पे, ठीक है। नाम ये पूछा जाता है कि कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं आपकी इंटरनल वैलिडिटी में और एक्सटर्नल वैलिडिटी में, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम थ्रेड्स की बात करते हैं, ठीक है, अभी आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे, थ्रेड्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। अगर हम इंटरनल वैलिडिटी में थ्रेड्स की बात करते हैं तो क्या होता है आपका, इंटरनल वैलिडिटी में अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे लिखो हिस्ट्री, मैं ब्लैक से लिखती हूँ, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री आ गया। अभी देखते हैं हिस्ट्री का कहने का मतलब क्या है। फिर आता है आपका मैच्योरेशन, मैच्योरेशन, अब इसको एक एक को की पॉइंट के थ्रू हम समझ भी लेंगे, ठीक है। फिर आता है सिलेक्शन बायस, क्या आता है, सिलेक्शन बायस, ठीक है। फिर क्या आता है,
सिलेक्शन बायस के बाद मॉर्टेलिटी, क्या आता है? मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी, इसको ऐसे ही लिख लो। मॉर्टेलिटी के बाद आता है टेस्टिंग, ठीक है। फिर एक और होता है अनस्टेबल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अनस्टेबल, हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं गड़बड़ हो तो वो भी तो थ्रेट ही है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अनस्टेबल, और फिर आता है स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, अभी मैं एक एक पॉइंट को समझा भी, इसको इधर लिख दूँ जैसे समझाने के लिए आसानी रहेगा। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसको वन बाय वन हम समझ लेते हैं ये कह क्या रहा आखिर। अगर हम बात करते हैं अपने हिस्टोरिकल की, किसकी बात, सॉरी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में क्या होते हैं, जब आप थ्रेड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अनरिलेटेड आपके इवेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे जो भी आउटकम है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, उसको इफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में क्या आता है, जो भी हमारे अनरिलेटेड, ठीक है, जो भी हमारे अनरिलेटेड इवेंट है, ठीक है, इवेंट बोलो या फिर फैक्ट बोलो, जो इफेक्ट कर सकते हैं किसको, हमारे आउटकम्स को, ठीक है। तो अगर ये अनरिलेटेड इवेंट और फैक्ट की बारे में बात आए तो वो हिस्ट्री वाले थ्रेट में आती है, ठीक। अब बात करते हैं मैचुरेशन। मैचुरेशन में अब बात आती है हमारी मैचुरेशन। अगर हम मैचुरेशन की बात करें, मतलब मतलब जो भी हमारी मैचुरेशन किस पे डिपेंड करती है, हमारे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो भी चेंज होते हैं, ठीक है, ये किस पे आता है, हमारा बायोलॉजिकल, ठीक है। देखो मैं डिटेल में नहीं जा रही यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डिटेल में जाने में तो फिर ये बहुत ज्यादा है ना। तो मैं सिर्फ की पॉइंट में इतना बता दे रही हूँ आपको कि हाँ, आप क्वेश्चन देखो तो आपको दिमाग में जाए। अगर आपने थोड़ा बहुत रिसर्च पढ़ा हुआ है तो आई एम श्योर ये आपको, आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, हमारे मैचुरेशन में आते हैं। क्लियर है। अब आता है सिलेक्शन बायस। अगर हम सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन बायस मतलब ये कह सकते हो कि मतलब जो भी नॉन इक्विवेलेंस होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के बीच में मतलब इक्विवेलेंस नहीं रहता, मतलब बराबरी, इक्विवेलेंस ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। वो किस में आता है, मतलब उसमें आता है, सिलेक्शन बायस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है आपका मोर्टेलिटी, ठीक है। मोर्टेलिटी कहने का मतलब है जो भी आपने सैंपल लिया है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है वो मतलब लॉस ऑफ सब्जेक्ट, इसे क्या बोल सकते हो, लॉस ऑफ सब्जेक्ट, क्या बोल सकते हो इसे, लॉस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब आपका सैंपल में कुछ इधर उधर हो जाए, ये चीजें हैं, ठीक है। ये फिर आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग दो तरीके की होती है आपकी, एक प्री टेस्टिंग होती है, एक पोस्ट टेस्टिंग होती है। जो मतलब प्री टेस्ट होता है, एक आपका पोस्ट टेस्ट होता है। देखो दो तरीके के टेस्ट होता है, अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। एक होता है प्री टेस्ट और एक होता है आपका पोस्ट टेस्ट। मतलब प्री टेस्ट कैसे इफेक्ट डालता है हमारे पोस्ट टेस्ट पे, ये कहने की बात है। फिर आता है अनस्टेबल इंस्ट्रूमेंट। अनस्टेबल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स होते हैं हमारे, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट, प्री टेस्ट में कुछ और मेजर आ रहा है, ठीक है, पोस्ट टेस्ट में कुछ और मेजर आ रहा है, तो ये कहाँ पे आता है, हमारा अनस्टेबल इंस्ट्रूमेंट में आता है, ठीक है। हमने प्री टेस्ट किया, ठीक है, वहां पे कुछ और आ रहा है, जो हमने पोस्ट टेस्ट किया तो वहां पे कुछ और आ रहा है, तो ये वाली बात बोल रहे हैं। उसके बाद आता है स्टैटिकल रिग्रेशन। अगर हम लोग स्टैटिकल रिग्रेशन की बात करते हैं तो मतलब इसको एक लाइन में अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो रिग्रेशन टूवर्ड्स टू मीन, ठीक है, क्या बोल सकते हो, रिग्रेशन टूवर्ड्स टू मीन। इसको लिख लो, फिर मैं इसको एक अलग से समझा रही हूँ इसको एग्जाम्पल के थ्रू। रिग्रेशन टूवर्ड्स मीन, ठीक। अब देखो ये रिग्रेशन जो मैं बोल रही हूँ, रिग्रेशन टूवर्ड्स मीन, मतलब मीन से कितना है, आप इसको ऐसा समझो, जैसे एक प्री टेस्ट हुआ आपका, समझना इस चीज को, और कॉपी में चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख भी सकते हो। प्री टेस्ट हुआ और एक मैं ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, एक पोस्ट टेस्ट हुआ। क्लियर है। अगर हम प्री टेस्ट में 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चों का जैसे कुछ भी नाम ले लो, PQR ऐसे मैंने ले लिया रैंडमली, PQR, ठीक, इसको मैंने प्री टेस्ट कराया, ठीक है। जब हमने प्री टेस्ट कराया तो इसने स्कोर कितना किया, लाइक 10 किया, ठीक, और इसने प्री टेस्ट में कितना स्कोर किया, 25 किया,
है ना। इसने प्री टेस्ट में कितना स्कोर किया, 20 किया, क्लियर है। लेकिन जब हमने पी का जो पी है कोई भी हो सकता है पी, इसका जब मैंने पोस्ट टेस्ट लिया, ठीक है, जब इसका मैंने पोस्ट टेस्ट लिया तो इसने कितना स्कोर किया, 30, कितना स्कोर किया, 30। इसका जब मैंने पोस्ट टेस्ट लिया तो इसने स्कोर कितना किया, 32 कर लिया, है ना। अब जब मैंने इसका स्कोर टेस्ट लिया तो इसने कितना स्कोर कर लिया, मान लो 25 कर लिया, है ना। बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज्यादा किसने स्कोर किया है, देखो ये 10 था, सबसे ज्यादा किसने स्कोर किया, इसने किया 25 से। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 5, यहाँ पे हाँ 7 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 था, 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे ज्यादा किधर की तरफ मतलब जो हमारा रिग्रेशन टुवर्ड्स जो मीन बोल रहा है, मीन की तरफ से सबसे ज्यादा किधर की तरफ हुआ, इधर की तरफ हुआ। तो यही होता है हमारा स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, ठीक है। मतलब किसने यहाँ पे सबसे हम या तो लोवेस्ट को ले लेते हैं या फिर सबसे हायर वाले को ले लेते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट जो सेलेक्ट किए जाते हैं स्टैटिकल रिग्रेशन में, तो जिसने सबसे कम स्कोर किया हो, सबसे कम वाला तो ये हो गया, और सबसे हाई वाला कौन हो गया, ये। अगर पूछेंगे कोई अगर देखा जाएगा तो सबसे हाई स्कोर किसने किया, इसने किया, क्योंकि इसने ज्यादा इंप्रूवमेंट की, 10 से 23 नंबर लेके आया, ये तो ऑलरेडी 20 लेके आया था, तो इसने 5 लिया है ना। तो ये कहने का मतलब है स्टैटिकल रिग्रेशन में क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लोअर स्कोर को या उनके हायर स्कोर को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, क्लियर है बात, ठीक। तो ये चीजें थी, तो ये आपकी हो गए थ्रेड्स इंटरनल वैलिडिटी के, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थ्रेड्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, जो आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो देख लेते हैं, थ्रेड्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये इसमें आपका क्या आ जाता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी में अगर हम देखें तो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रायर ट्रीटमेंट, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रायर ट्रीटमेंट, ऐसे लिख लो इसको। एक मिनट, देखो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या थी, पहले यहाँ पे समझो इसे, इधर आओ। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जनरलाइजेशन की बात कर रहे थे, द डिग्री टू विच द रिजल्ट कैन बी जनरलाइज, मतलब जो भी ये इफेक्ट आया, जो भी ये रिजल्ट आया, उसे हम कितना ज्यादा उसको जनरलाइज कर पा रहे हैं वाइडर पॉपुलेशन में, है ना। आप समझो यहाँ पे। अब इसमें थ्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं, थ्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे आपके, जो आपका आर्टिफिशियलिटी आ जाता है। अभी हमने बात की ना वहां पे कि अगर हम इंटरनल वैलिडिटी को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर देते हैं, टाइटन कर देते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का थ्रेड बन सकता है, जैसे ही आर्टिफिशियलिटी आएगी तो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी। तो ये भी क्या है, एक तरीके का थ्रेड है। तो आर्टिफिशियलिटी, ठीक है, आर्टिफिशियलिटी, इसलिए मैंने ये पॉइंट वहां पे बताया था आपको, ठीक है, ऑफ द experimental setting of the experimental setting, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में आ जाओ, दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं जो इंटरैक्शन हो रहा है, इफेक्ट ऑफ सेट, मतलब इसे लिखो इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग। मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्री टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ही ले लेंगे, ठीक है, उसको उसका मतलब प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बारे में बात की जाती है यहाँ पे। मतलब जो भी इंटरेक्शन हो रहा है टेस्टिंग में, प्री टेस्ट में और पोस्ट टेस्ट में, उसके बारे में यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर आता है आपका कि द एक्सटेंट ऑफ ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन, मतलब इसको जो भी हमने ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये जो, अच्छा एक चीज ये भी लिख लो यहाँ पे, ये कौन सा वेरिएबल होता है, इसमें वैसे बाद में लिखवाती, लेकिन लिख लो, आ गया ट्रीटमेंट वर्ड, ये कैसा है, ट्रीटमेंट वर्ड है, ठीक है। ट्रीटमेंट वेरिएबल इसे बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, आउटपुट वेरिएबल भी बोला जाता है, ठीक है। इस नाम से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, आउटपुट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग। फिर आता है इसमें द एक्सटेंट ऑफ ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन,
मतलब क्या है, जो भी हमारा ट्रीटमेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है या फिर जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया उसे कितना ज्यादा हम इसको वेरीफाई करा पा रहे हैं। लास्ट में आता है आपका हॉथॉर्न इफेक्ट, ठीक है। अब ये हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है, यूनिट 9 में है ये आपके, किस में है आपके, यूनिट 9 में है। मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ ये है क्या, उसके अलावा यूनिट 9 का जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो वहां पे देख लेंगे ये है क्या, ठीक है। और इंटरफेरेंस होता है प्रायर ट्रीटमेंट का, इंटरफेरेंस ऑफ प्रायर ट्रीटमेंट। अब देखो इसको मैं सबसे पहले आ जाओ हॉथॉर्न इफेक्ट में। देखो हॉथॉर्न इफेक्ट क्या हुआ था, आपके यूनिट 9 में आता है, ठीक है। जिसमें हॉथॉर्न इफेक्ट में ये था कि जो वर्कर्स थे, 10-15 वर्कर्स थे, वो कंपनी में काम करने के लिए गए थे, तो उसमें हॉथॉर्न इफेक्ट में ये था कि उनको ये मतलब एक तरीके का ये बिहेवियर को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जो भी बिहेवियर होता है उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो लोग ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर, मतलब वो बिहेवियर कैसा होता है, मतलब मॉडिफाई होता है। एक इलेक्ट्रिकल, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल प्लांट था जहाँ पे कुछ वर्कर्स को काम कर रहे थे और उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इनके जो बिहेवियर था उनको ये पता था कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से जब वो उन्हें लगता था कि कोई हमको काम करते हुए देख रहा है तो वो अच्छे से बिहेव करने लगते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता था, आर्टिफिशियलिटी को आ जाता था, आर्टिफिशियलिटी वाला बिहेवियर आ जाता था, है ना। क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक तो है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ कुछ लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे हाँ, जैसे हम लोग बीएड में जाते हैं ना, जो टीचिंग करते हैं, तो पीछे बैठ कोई अचानक से जो ऑब्जर्वर होते हैं पीछे से आके हम लोग को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जैसे हमको पता चलता है कि हाँ कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या होता है, हमारी जो रियल टीचिंग होती है वो कहीं चली जाती है ना। मतलब वो जो टीचिंग होती है कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। जो रियल सेटिंग में हम जो टीचिंग जैसे हम टीचिंग करते हैं एक्चुअली वैसे नहीं कर पाते, क्योंकि हमको पता होता है कि कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। तो ये होता है हमारा हॉथॉर्न इफेक्ट में आ जाता है। फिर आता है इंटरफेरेंस ऑफ द प्रायर ट्रीटमेंट। जो भी हमने प्री टेस्ट लिया है उसका जो जो भी उसका इंटरफेरेंस है उसके बारे में प्री टेस्ट के लिए लिया जाता है। जो हमारा ट्रीटमेंट है उसका वेरिफिकेशन कराना, है ना। इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट वाला। फिर ये आर्टिफिशियलिटी जो होती है एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में, ये चीज है, ठीक। तो ये किसमें आता है आपका, थ्रेड्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्सटर्नल, हाँ, थ्रेड्स टू एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, ठीक है, इसमें आता है। अब ये जो आपके प्री एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन है ना, जो ये आपका प्री एक्सपेरिमेंटल ये जो डिजाइन है ये कैसा होता है, लीस्ट एडिकेट होता है, ठीक है। जहां पे जो कंट्रोल होता है बहुत ज्यादा कम होता है ना। ये क्या, जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है इसका हम लोग आगे भी केस डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ, इधर आ जाओ। ये जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है आपका, लिख लो यहाँ पे, ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ये जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ठीक है, ठीक है, कैसा होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, यही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा है। ये कैसा होता है, ये लीस्ट इफेक्टिव होता है, कंट्रोल नहीं कर सकते, रेंडमाइजेशन भी नहीं होती है यहाँ पे, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ कंट्रोल होता है, फेलियर टू, मतलब जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसमें अब हम प्री एक्सपेरिमेंटल की टाइप में बात करते हैं, ठीक है। 3 तरह के टाइप को यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको सिर्फ समझना। जिसमें आता है वन शॉट केस स्टडी, वन शॉट केस स्टडी। दूसरा क्या आता है, वन ग्रुप, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, ठीक है। फिर आता है द स्टैटिक ग्रुप, द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। इसको मैं जैसे बना रही वैसे आप लोग बना भी लेना, ठीक है, कंपैरिजन डिजाइन, ठीक है। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। ये हो गया द वन शॉट केस स्टडी, ठीक है। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, एक ग्रुप, ठीक है। स्टैटिक कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। अब आ जाओ सबसे पहले यहाँ पे कि ये जो आपका वो है, जो वन शॉट है, ठीक है, वन शॉट है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वन शॉट को देखो, इसमें यहाँ पे ऐसे बनाओ, ये है आपका ग्रुप, ठीक है।
ये क्या है आपका ग्रुप। हम सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले केस को, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ग्रुप ले लिया, यहाँ पे हम उसको प्री टेस्ट देंगे। ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम लोग मैनिपुलेट कराएंगे, कंट्रोल करेंगे, है ना, वो वाली चीज है। और ये आता है आपका पोस्ट टेस्ट। ठीक है, ये ग्रुप हो गया, ये प्री टेस्ट हो गया, उसको प्री टेस्ट देना है नहीं देना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये आपका पोस्ट टेस्ट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे हमने ग्रुप कौन से ले लिए। कोई ग्रुप हमने ए ले लिया। ठीक है, ये ए ग्रुप है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, कोई भी प्री टेस्ट नहीं दिया, कोई भी हमने यहाँ पे इसको प्री टेस्ट नहीं दिया। बात समझ में आ रही है, हमने यहाँ पे इसको कोई भी प्री टेस्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ट्रीटमेंट दिया। कोई भी हमने इसका प्री टेस्ट नहीं लिया और इसको कोई ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट हम इसको एक्टिविटी मेथड या किसी भी मेथड से इसको टीच कर सकते हैं। ट्रीटमेंट दिया हमने। ठीक, उसके बाद हमें क्या मिल गया, ये पोस्ट टेस्ट मिल गया। क्या मिल गया हमें, ये पोस्ट टेस्ट मिल गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये चीज समझ में आई। ठीक, इसको क्या मिल गया, पोस्ट टेस्ट में क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट टेस्ट दे दिया इसको। ठीक, तो ये हो गया हमारा वन शॉट वाला, वन शॉट केस स्टडी। ये किस में आएगा हमारा, वन शॉट केस स्टडी इसमें आएगा। फिर आ जाओ टाइप 2 में। टाइप ये कैसा था, टाइप 1। ठीक, अब आ जाओ टाइप 2 में। ये ग्रुप ए है। ठीक है, अब वन ग्रुप, ध्यान देना, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। अब इसको हम लोग प्री टेस्ट भी देंगे और पोस्ट टेस्ट भी देंगे। समझ में आ रही बात, प्री टेस्ट भी देंगे और पोस्ट टेस्ट भी देंगे। ठीक, तो वन ग्रुप मतलब हमने इसको कोई प्री टेस्ट दे दिया, O1 O1 P1 Q1 कोई भी नाम दे दो आप लोग। ठीक है, और इसको फिर हमने एक्सपेरिमेंट उसको ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, ये क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हमने क्या दिया, ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद हमें क्या मिला, इसका पोस्ट टेस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आ जाओ टाइप 3 में। टाइप 3 में ये ग्रुप ए है। ठीक है, जैसे ये ग्रुप ये है, एक ग्रुप हो गया आपका ए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक ग्रुप कौन सा हो गया आपका, कंट्रोल ग्रुप। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या था, स्टैटिक ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन कर रहे हैं, जहां पे हमने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिया और एक हमने कंट्रोल ग्रुप ले लिया। ठीक, हमने एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप लिया उसको यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट, ये हमारा था, इसको हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसको भी हमने कोई सॉरी, इसको हमने कोई भी प्री टेस्ट नहीं दिया। ठीक, लेकिन इसको हमने ट्रीटमेंट दिया। इस वाले एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है उसको हमने क्या दिया, ट्रीटमेंट दिया। और लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप है इसको हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसी का मतलब ये है। ठीक, और इसका फिर हमने पोस्ट टेस्ट निकाला, फिर इसका हमने ये पोस्ट टेस्ट आया। तो ये क्या है हमारा ग्रुप वाला। अब इसको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया वन शॉट केस स्टडी में हम क्या करेंगे, ग्रुप को जो भी प्री टेस्ट उसको नहीं देंगे, ट्रीटमेंट देंगे और उसका पोस्ट टेस्ट आएगा। लेकिन हम वन, जिसमें नाम से देखो पता चल रहा है, इसको प्री टेस्ट देंगे, पोस्ट टेस्ट देंगे। अब ग्रुप की बात आ रही है तो एक ग्रुप को हमने क्या दिया, ट्रीटमेंट दे दिया, मतलब एक ग्रुप को हमने क्या किया, एक्टिविटी मेथड से पढ़ा दिया, और एक ग्रुप को हमने क्या किया, मतलब जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे थे वैसे हमने पढ़ाया। बात समझ में आई, मतलब हम क्लास में गए, हमने दो ग्रुप बना लिए, एक हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लिया, एक हमने कंट्रोल ग्रुप बना लिया। एक ग्रुप को हमने एक्टिविटी मेथड से पढ़ा दिया और एक ग्रुप को हमने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा दिया। जब हमने एक्टिविटी वाले मेथड से जिसको पढ़ाया है उसका पोस्ट टेस्ट लिया तो ये रिजल्ट आया, जिसको हमने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया उसका हमने टेस्ट लिया तो ये आया। बात समझ में आई, तो ये चीज थी। ठीक है, अब आ जाओ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, है ना, समझ में आ रही चीजें जो मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट आ जाओ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। ट्रू ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, देखो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैसा था, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, है ना, रैंडमाइजेशन भी कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस, देखो यहाँ पे जो था वो नॉन इक्विवेलेंस की बात कर रहा था, यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंस की बात कर रहा था। यहाँ पे किसकी बात करेगा, इक्विवेलेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप इज प्रोवाइडेड बाय द, मतलब इक्विवेलेंस की यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, किसकी बात की जाएगी, इसको एक मिनट यहाँ पे आओ, किधर गया, इधर आओ, इस चीज को लिख लो यहाँ पे। यहां पे हम किसकी बात करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ द, इक्विवेलेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, है ना।
जिसको हम ये जो इक्विवेलेंस होगा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है, जिसको हम लोग क्या कर पाएंगे, रैंडमाइजेशन भी हो पाएगा और इसको हम लोग कंट्रोल भी कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग 3 टेस्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? 3 टेस्ट के बारे में। वन बाय वन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें, देखो ना, सब कुछ इसके नाम में ही है। ठीक है, जो नाम में लिखा बस वही मैं यहाँ पे लिखूंगी भी। ठीक है, द पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन। ठीक है, इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन, इसका नाम आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन। ठीक है, फिर आता है द सोलोमन, वेरी इंपॉर्टेंट, द सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग अभी समझ लेते हैं, और जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही अपनी कॉपी में बनाओगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। एक बार बस अपनी कॉपी में खुद से जैसे अभी बना लिया, उसके बाद एक बार फिर से बना के देख लेना। ठीक है, तो दिमाग में रह जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसके नाम और इसमें कितने वेरिएबल, किसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, अब देखो इसको बनाते हैं। जो आपका ये है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो देखो ऐसे बनाते हैं इसको। इधर आ जाओ, यहाँ पे हो गया आपका क्या, सोलोमन कह रही हूँ, आपका ग्रुप। ठीक है, हमने क्या लिया, ग्रुप ले लिया, जैसे वहां पे लिया था ग्रुप ले लिया। ठीक है, उसको हम क्या देंगे, यहाँ पे प्री टेस्ट देंगे। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको मतलब ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोल देते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका पोस्ट टेस्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात? इधर देखो, ये टाइप 1 है, मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, जरूरी नहीं है टाइप 1 ही हो, मतलब ऐसे ही अपने लिए समझने के लिए मैंने किया था। ये टाइप 3 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंस ग्रुप की। ठीक है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है ना, प्री टेस्ट और पोस्ट जो टेस्ट है आपका, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, जिसमें हमने ग्रुप ले लिया कोई आर, ग्रुप कौन सा लिया, आर लिया। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप होंगे, इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन। तो एक ग्रुप हमने आर ले लिया, एक ग्रुप हम और ले लेते हैं, आर ही ले लिया हमने। ठीक है, इसको हमने प्री टेस्ट दिया। ठीक है, क्योंकि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने ये इसको हमने ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, और हमने क्या किया, इसका पोस्ट टेस्ट ले लिया। ठीक, उसी तरह सिमिलरली हमने क्या किया, इसको हमने क्या दे दिया, प्री टेस्ट दे दिया। क्या दे दिया, प्री टेस्ट। अब इसका नाम ऐसे लिख लो, तो ऐसे कंफ्यूज हो गए। ये हमने कोई इसको प्री टेस्ट दिया, इसका हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया। ठीक, इसी तरह इस ग्रुप को हमने क्या दिया, एक मिनट को, इसमें मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, नहीं 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 नहीं, रुको, सही है सही है, O1 O2, इसको O1 O2 करके मत लिखो, रुको, नहीं तो बाद में नंबरिंग में कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे O रहेगा तो नंबरिंग में कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो नंबरिंग में कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, इसको हमने प्री टेस्ट दिया। अब इसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, इसको हम यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, इसको हमने सिंपली ऐसे हमने इसको प्री टेस्ट दे दिया, और बाद में इसको हम क्या कर लेंगे, इसका हम पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। ठीक, तो ये क्या है आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन। बात समझ में आया, ये क्या है हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन, ये बात समझ में आया। ठीक, अब नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि नेक्स्ट में एक इसके बाद सोलोमन है ना, हाँ रुको एक मिनट, पहले ये देख लो पोस्ट टेस्ट वाला। ठीक है, पहले पोस्ट टेस्ट वाला यहाँ पे लिख लो, जो आपका ये जो है पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन, इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे 2 ग्रुप है,
एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। अब इसको हमें क्या, पोस्ट टेस्ट ओनली, यहाँ पे सिर्फ हम पोस्ट टेस्ट दे रहे हैं, तो कोई भी प्री टेस्ट यहाँ पे हम नहीं लेंगे, ठीक है। और एक ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देंगे और एक ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। यहाँ पे हम कोई टेस्ट नहीं कर रहे, कोई इस वाले ग्रुप को हम कोई भी ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे। और ये हमने इसका पोस्ट टेस्ट ले लिया। ये बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आई? अब बात आती है सोलोमन जो है आपका, इसको ऐसे समझो, जो ये सोलोमन 4 नाम से देखो पता करेगा, 4 ग्रुप। अब यहाँ पे कितने ग्रुप आएंगे, 4 ग्रुप डिजाइन आएगा, ठीक है, 4 ग्रुप डिजाइन। तो 2 ग्रुप ये हो गए आपके, देखो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए चीज कर रही हूँ। 2 ग्रुप मैंने इसका ले लिया, ठीक। तो ये 2 ग्रुप ये हो गए, 2 ग्रुप ये हो गए। ये बात समझ में आई? 4 ग्रुप हो गए, ये सोलोमन की बात कर रही हूँ, ठीक। 4 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप को हमने क्या किया, ये हमने प्री टेस्ट दिया। बात समझ में आ रही है? एक ग्रुप को हमने प्री टेस्ट दिया, इसको हमने ट्रीटमेंट भी दिया, ठीक, और इसका हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया। ये बात समझ में आई? दूसरे ग्रुप को, ये जो दूसरा ग्रुप था उसको हमने प्री टेस्ट तो दिया, ठीक है, उसका प्री टेस्ट तो लिया, लेकिन उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया और इसका हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया, ठीक। अब नीचे आ जाओ, ये आपकी जो 2 ये ग्रुप है, ये वाले मैं मतलब बता रही हूँ समझाने के लिए। जो मैंने नीचे वाले, इसको हमने कोई भी तो प्री टेस्ट नहीं दिया था ना, कोई प्री टेस्ट नहीं दिया था, तो यहाँ पे कोई प्री टेस्ट उसको नहीं देंगे, लेकिन इसके ग्रुप को हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। एक जगह ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना यहाँ पे, देखो, बस वही चीज। और यहाँ पे इसका हम पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। याद करने के लिए मैंने ये चीज आपको बताई है कि जिससे आपको याद हो जाए, ठीक। तो ये आपका क्या है, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? उम्मीद है ये चीजें जो मैंने आपको समझाई है, जैसे मैंने अभी देखो समझाया है, उसको तो आप वैसे बना ही लो, ठीक है, उसको तो आप वैसे कर ही लो, लेकिन एक बार अपनी कॉपी में बिना देखे फिर से बनाना, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ काशी पे, ठीक है, काशी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्वेश्चंस आते हैं इससे, सोलोमन से तो काफी बार आ भी चुका है, ठीक है। काशी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बता चुके हैं हम इसको पहले ही कि इसको हम क्या कर सकते हैं, लेस सेटिस्फैक्ट्री होता है, और यहाँ पे जो रेंडमाइजेशन होता है वो कैसा होता है, फिजिबल होता है, तभी इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डिजाइन्स होते हैं, इसको ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, दिस डिजाइन प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ व्हेन एंड टू होम द मेजरमेंट इज अप्लाइड, बट बिकॉज रैंडम असाइनमेंट उस जो एक्सपेरिमेंट पे होता है वो कैसा होता है, अप्लाइड नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल से ऐसा समझो, यहाँ पे आता है आपका, एक होता है जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन होता है। कैसा होता है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, यहाँ पे जो होता है आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, है ना, नॉन इक्विवेलेंस ग्रुप डिजाइन, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो एक ग्रुप, ये हमने क्या लिया, इसको एक पोस्ट टेस्ट दे दिया, सॉरी प्री टेस्ट दिया, ये हमने क्या दिया, किसी ग्रुप को प्री टेस्ट दे दिया, और इसको हमने क्या दिया, ट्रीटमेंट दे दिया, और इसका हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया, ठीक है। पोस्ट टेस्ट क्या, ये आ गया O2, ठीक। ये बात समझ में आई? फिर हमने दूसरे को क्या किया, इसको भी हमने दूसरे ग्रुप को क्या दिया, प्री टेस्ट दे दिया O3, ठीक, और उसको हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, और इसका हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया O4, ठीक। तो ये O1 O2 जो हमारे हैं, ठीक है, ये O1 और O3 ये क्या है, हमारे प्री टेस्ट है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, प्री टेस्ट है, और O2 O4 क्या है, हमारे पोस्ट टेस्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, काशी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया, सिंपल सा, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाओ, एक आता है आपका जो काशी में ही बात कर रहा है, ये तो हमने एक की बात की है, टाइम सीरीज के बारे में, अभी हमें काशी में ही चल रहा है, ठीक है, लास्ट ही है ये तो, ठीक है। ये पहली की टेस्ट की हमने बात कर ली, ठीक। अब इसमें आ जाओ नेक्स्ट, इसी में ही है, काशी में ही, जिसमें हम बात करते हैं टाइम सीरीज डिजाइन की। किसकी बात करते हैं, टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम सीरीज डिजाइन, ठीक है। टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता है, मतलब पीरियोडिक यहाँ पे इंटरवल्स होते हैं। क्या होता है, पीरियोडिक इंटरवल्स होते हैं यहाँ पे, पीरियोडिक इंटरवल्स होते हैं। इसको समझो सिंपल सा ऐसे, कोई ये ग्रुप है, ठीक है, ये कोई ग्रुप ए है, ये बात समझ में आई, ठीक। यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, कई बार उसका प्री टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। जो ये प्री टेस्ट है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना ये प्री टेस्ट लिखा है, ठीक है।
प्री टेस्ट एक बार हमने इसका लिया, ये हमने 2 बार लिया प्री टेस्ट, ठीक है, और ये भी इसका प्री टेस्ट हो गया, ठीक है। हमने एक बार इसका क्या लिया, प्री टेस्ट ले लिया, फिर हमने एक मिनट रुको, इसको ऐसे इस पेन से कर लो जैसे समझ में आए ये चीज। ये हमने इसका प्री टेस्ट ले लिया, ये हमने इसका फिर से प्री टेस्ट ले लिया, ये हमने मतलब कुछ टाइम इंटरवल पे हम ये चीजें लेते हैं, है ना। उसके बाद हमने इसको क्या दिया, ट्रीटमेंट दिया। कई बार उसका टेस्ट लेने के बाद हमने इसको क्या दिया, ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, क्या दिया इसको, ट्रीटमेंट दिया। ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, जितनी बार ये प्री टेस्ट है उतनी बार ही इसका हम ये पोस्ट टेस्ट ले लेंगे, कुछ टाइम इंटरवल पे इसका हम पोस्ट टेस्ट ले लेंगे, पोस्ट टेस्ट, ठीक है। फिर ये अपना फिर से ये पोस्ट टेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लो सिंपल से ऐसे, ये बस इतना ही ध्यान रखना कि टाइम इंटरवल पे हम इसको लेते हैं, कुछ टाइम इंटरवल पे, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, मतलब ये जो होता है पीरियोडिक इंटरवल, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये अप्लाई किस पे होता है, किसी इंडिविजुअल पे अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है, किसी इंडिविजुअल पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी ग्रुप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगह पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये टाइम सीरीज डिजाइन होगी। इसके बाद एक लास्ट बचता है आपका काउंटर बैलेंस डिजाइन। क्या बचता है, काउंटर बैलेंस डिजाइन, ठीक है, काउंटर बैलेंस्ड डिजाइन। अब ये काउंटर बैलेंस डिजाइन क्या होता है, ठीक है, काउंटर बैलेंस डिजाइन मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम जो भी काउंटर बैलेंस से बोल सकते हैं, ये एक टिपिकल डिजाइन होता है जहां पे ट्रीटमेंट जो होता है ना वो हर ग्रुप को देते हैं। अभी तक क्या था, हर ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे ना, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट, सिंपल सा ध्यान रखो, जब हम ट्रीटमेंट हर ग्रुप को, जितने भी ग्रुप लेंगे सबको हम ट्रीटमेंट देने लगे, तब ये डिजाइन को यूज किया जाता है। काउंटर, काउंटर कर रहे हैं, है ना, काउंटर बैलेंस, जहां पे आप जैसे रेप्लीकेशन, देखो इसको ऐसे बनाओ, रेप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक हो गया ये O1 और ये हो गया X1। X1 क्या है, ये X1 मतलब देखो जैसे ये ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये क्या है, ट्रीटमेंट है। फिर आ जाए दूसरे में X2, ये भी क्या है, कोई ट्रीटमेंट, मतलब अलग अलग मेथड से, अलग अलग मेथड से हम देंगे, ठीक है, अलग अलग मेथड वाली बात हो रही है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। अलग अलग मेथड से हम देंगे, अलग अलग, कभी एक्टिविटी से किसी को पढ़ा दिया, किसी को डिमॉन्स्ट्रेशन से पढ़ा दिया, है ना, अलग अलग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ना ही नो रैंडम, यहाँ पे जो रैंडम होता है वो नहीं होता है, ठीक है, रैंडम नहीं कर सकते, और इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे ग्रुप कोई ए है, ठीक है, ये कोई ग्रुप ए है, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, ये ग्रुप मतलब जो भी, देखो ये भी जो भी ग्रुप है आपके, कोई ग्रुप ए है, ठीक है, उसको हमने ये वाला ट्रीटमेंट दिया, ठीक। फिर ग्रुप बी है, इसको भी हमने ट्रीटमेंट दिया, ठीक। ग्रुप सी है, इसको भी हमने ट्रीटमेंट दिया, है ना। ग्रुप डी है, इसको भी हमने ट्रीटमेंट दिया, ठीक। उसी तरह ग्रुप बी है, इसको हम फिर ये, मतलब हर किसी को एक एक बार ये ट्रीटमेंट देंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रुप डी को फिर हमने ये वाला ट्रीटमेंट दिया, मतलब इस मेथड से पढ़ा। एक बार हमने एक्सपेरिमेंट, सॉरी, एक बार मैंने एक्टिविटी मेथड से दे दिया, ये क्या एक्टिविटी मेथड मान लेते हैं, एक बार हमने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का ट्रीटमेंट उसको दे दिया, है ना। तो ये कहने का मतलब है, यहाँ पे ए वाले को फिर दिया, फिर सी वाले को दिया, ठीक है, इसी तरह हम करते जाएंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4, इसको सिंपल सा बस ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे सी को फिर हमने ये वाला दिया, ठीक है, सी के बाद यहाँ पे ए को दिया, फिर यहाँ पे डी को दिया, ठीक, फिर यहाँ पे हम बी को दे रहे हैं, फिर ठीक, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे ग्रुप डी को फिर से हम ये वाला देंगे, ठीक है। एक बार हमने ए को दिया, एक बार हमने बी को दिया, एक बार हमने सी को दिया, एक बार हमने डी को दिया, ठीक। सिमिलरली फिर यहाँ पे सी को देंगे, फिर यहाँ पे बी को, फिर यहाँ पे ए को। तो ये काउंटर बैलेंस है, मतलब हर ग्रुप को हमको देना है, यहाँ पे कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं है, कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ये वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है क्या नाम, इसके बाद एक पॉइंट रह जाता है एक्स फैक्टो वाला, जिसके बाद ये आपका 6A यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये आपका यूनिट 6B है, यूनिट का 6B सेक्शन है, वो हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज में थोड़ा सा मुझे काम भी है, तो इसलिए मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगी, ठीक है। और कल हम 6B पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये नहीं आधा करके छोड़ देना, नहीं। एक्स फैक्टो कहने का मतलब क्या है, मतलब एक्स फैक्टो कहने का मतलब है कि फ्रॉम मतलब जो हो चुका है, मतलब कोई इवेंट हो चुका है उसके बाद की बात हुई जा रही है, ठीक है। कोई चीज जैसे कोई फ्लड, जैसे हम बात करते कि कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आया, उसके बाद तो आगे, मतलब कोई चीज हो चुकी है उसके बाद हम जब बात करते हैं आफ्टर एन इवेंट, ठीक है, तो वो हमारा एक्स फैक्टो में आता है। मतलब इसको लिख सकते हो फ्रॉम व्हाट इज डन
आफ्टरवर्ड्स। और क्या बोला जा सकता है, कुछ की पॉइंट्स मैं बताती हूँ इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे रेट्रोस्पेक्टिवली भी बोलते हैं, ये की पॉइंट है इसका। रेट्रो, ये कहीं भी दिख जाए तो ध्यान रखना, रेट्रो, एक मिनट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब ये क्या होता है, आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट। बात समझ में आ रही, ये जब कोई चीज, मतलब ये जो कॉन्टेक्ट, मतलब इसका मतलब ही यही है कि कोई चीज जब हो चुकी होती है, ठीक है, तब की ये बात किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है, एक्स फैक्टर रिफर्ट, एक रिसर्च इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग आउट पॉसिबल जो एंटीसीडेंट्स होते हैं, या फिर जो इवेंट्स होते हैं जो हैपेंड हो चुके होते हैं, ठीक है, जो एंटीसीडेंट है, जो भी इवेंट है जो हैपेंड हो चुके एंड कैन नॉट देयर फॉर बी कंट्रोल। मतलब कह सकते हो इसको एक लाइन में ऐसे लिख लो, टीजिंग, इसको लिख लो बस, इसी में ही सारा ये की पॉइंट है, टीजिंग आउट पॉसिबल एंटीसीडेंट, antecedents of events that have happened, that have happened, ठीक है, जो हो चुके हैं, एंड कैन नॉट बी, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम उसको, कोविड फैल चुका है, अब हम इसको क्या कंट्रोल करेंगे, ठीक है, मतलब कोविड कह रहे हो, अर्थक्वेक आ चुका है, उसको हम क्या कंट्रोल करेंगे, ये चीज है, ठीक है, मतलब वो इवेंट हो चुके हैं, ठीक है, अब उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, दैट कैन, देयरफॉर, देयरफॉर बी कंट्रोल, कंट्रोल, मैनुपुलेटेड, ठीक है, कंट्रोल, मैनुपुलेटेड, मैनुपुलेटेड बाय इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो ये सारा किसमें था, एक्स फैक्टो रिसर्च में था, किसमें था, एक्स फैक्टो रिसर्च में था, जिसमें बोलते हैं कि वो इवेंट जो हो चुके हैं, अनैतिक, मतलब अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये वाली किसमें आती है, एक्स फैक्टो रिसर्च में आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस कर ली है। अब आपका यूनिट 6 का बी सेक्शन बचता है, जिसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है जितने भी की पॉइंट हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे कवर करूं, हर एक पॉइंट को, ठीक है। यूनिट 6A का मैंने ऑल ओवर पूरा सेक्शन यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। अगर वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपकी स्टडी में थोड़ा भी हेल्प अगर कर पा रही तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको भी फेब में एग्जाम देना है ना, उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं 6B पूरा कंप्लीट करा दूंगी एक ही वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। बस एक मिनट।